इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अयांश की बात सुनकर पंछी की बॉडी थर-थर काँप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसने आंसू भरी आंखों से अयांश की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं सच कहती हूँ, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। कहते हुए पंछी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो दूसरे हाथ से तो कुछ नहीं कर सकती थी। फिलहाल उसके दूसरे हाथ पर प्लास्टर किया गया था। एक हाथ से वो अयांश को चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अयांश ने उसे खुद के और करीब खींचते हुए, स्वीट हार्ट, तुम क्यों बार बार मुझसे दूर खुद से करना चाहती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है? बोलो स्वीटहार्ट। कहते हुए अयांश ने प्यार से पंछी के चेहरे की तरफ देखा। पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज़ जाने दो। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बातचीत में मत काटो स्वीटहार्ट, मुझे पसंद नहीं है। तुम तो मेरी प्यारी बटरफ्लाई हो ना, प्यारी बटरफ्लाई। मैंने तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया है। कोई बनाता है भला? नहीं, पर मैंने बनवाया है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? बोलो स्वीटहार्ट। सारी लड़कियाँ कहती हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? कहते हुए अयांश मुस्कुराने लगा। पंछी ने अयांश के चेहरे की तरफ देखा। वो सच में देखने में बहुत हैंडसम था, पर पंछी को उसके हैंडसम चेहरे से 1% की भी अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही थी। उसका पागलपन देखने के बाद शायद ही कोई लड़की उसके हैंडसम चेहरे को देखकर उसके साथ रहना चाहे। पंछी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम जैसे भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुमसे दूर जाना है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, न तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो तुम मेरी जान ले लो, पर मुझे इस कैद से रिहा कर दो। मैं यहाँ पर ऐसे घुट घर के नहीं जीना चाहती। मुझे जीना था, पर शायद अब मेरी ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। मुझे मार दो, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पंछी की बात सुनकर अयांश अजीब सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। अगले ही उसने पंछी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम तो मेरा नया खिलौना हो। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। मैं तुम्हें बिना कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा चलो, आज हम एक गेम खेलते हैं बटरफ्लाई। मैं तुम्हें गेम सिखाता हूँ। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, ओके? कहते हुए अयांश पंछी को खींचता हुए बेड के पास लेकर आ गया। पंछी डरते हुए अयांश की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, प्लीज़ मुझे जाने दो। पंछी की बात सुनते ही अयांश ने अपनी गर्दन को टेढ़ी करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें कहाँ जाने दो स्वीटहार्ट? कहते हुए अयांश ने जोर से लात मारकर साइड टेबल को नीचे गिरा दिया। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर पंछी के मुंह से अब कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयांश ने पंछी का डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यही डर मुझे तुम्हारी आंखों में, यही डर देखना है स्वीटहार्ट। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है, बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? पंछी ने डरते हुए, मुझे गेम खेलना नहीं आता। पंछी की बात सुनकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इधर आओ, हम गेम खेलेंगे। कहते हुए अयांश ने पंछी को देखकर बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। पंछी ने डरते हुए कहा, कैसा गेम? अयांश ने अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए कहा, ब्लडी गेम, जिसमें सिर्फ तुम और सिर्फ मैं। अयांश की बात सुनकर पंछी ने घबराते हुए कहा, ये कौन सा गेम है? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। पंछी के चेहरे पर डर देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, कैसे सुनोगे स्वीटहार्ट? इसे मैंने बनाया और मैंने अभी अभी बनाया है बटरफ्लाई। लेट प्ले ब्लडी गेम। कहते हुए अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं जो गेम खेलने के लिए कुछ लाया ही नहीं, ज़रूरी चीज़ चाहिए, मैं अभी लेकर आता हूँ।
कहते हुए अयांश वहाँ से चला गया। पर वहीं पंछी डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। अयांश ने जल्दी से साइड टेबल पर दरवाज़ा खोला और वहाँ से कुछ सफ़ेद पेपर और एक खंजर लेकर पंछी के तरफ आ गया। पंछी के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अयांश के दिमाग में क्या चल रहा था। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगी स्वीटहार्ट। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो पनिशमेंट से बच जाओगी, पर अगर तुम्हारा जवाब झूठ हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम भी मुझसे सवाल पूछोगी। अगर मुझे जवाब नहीं देना हुआ तो पनिशमेंट मुझे मिलेगी। हम बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे स्वीटहार्ट, ओके? पंछी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं खेलना प्लीज़। अयांश ने पंछी के चेहरे की तरफ देखते हुए, थिंक स्वीटहार्ट, पहले इस चाकू से तुम्हारी जुबान ही काटनी होगी। कुछ ज़्यादा ही बोलती है। मैंने तुम्हें बताया था मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, पर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारी जुबान काट देते हैं। कहते हुए अयांश ने पंछी की तरफ देखा। पंछी ने डरते हुए कहा, नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? पंछी ने डरते हुए कहा, आपने जो कहा मैं वही करूँगी। पंछी को इस तरह से डरते हुए देखकर अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड गर्ल, मेरी बटरफ्लाई समझदार हो गई। कहते हुए अयांश ने अपने दोनों हाथों से पंछी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, कितनी प्यारी हो ना तुम बटरफ्लाई, बिल्कुल मेरी प्यारी सी बटरफ्लाई, माई लिटिल बटरफ्लाई। कहते हुए अयांश ने पंछी के गाल खींचे। पंछी डरी हुई नज़रों से अयांश की तरफ देख रही थी। अयांश ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बटरफ्लाई, बताओ तुम्हारे अपने कितने बॉयफ्रेंड थे? पंछी ने अयांश की तरफ देखा। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयांश ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू की तरफ घुमाते हुए कहा, बटरफ्लाई 10 सेकेंड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अयांश आगे कुछ कहता उससे पहले ही पंछी ने डरते हुए कहा, स्कूल में सिर्फ एक। पंछी के इतना कहते ही अयान ने टेढ़ी गर्दन करते हुए कहा, गलत स्वीटहार्ट, स्कूल में 2 बॉयफ्रेंड थे, तुमने झूठ बोला, पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, अब जल्दी से अपना हाथ आगे करो। अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं भूल गई थी, मैं बच्ची थी तब, वो तुम मस्ती में मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया था और तुम उसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। कहते हुए पंछी ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसका एक हाथ तो पहले ही जख्मी था। अयांश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तुम गेम के रूल को भूल रही हो। रूल होता है। चलो जल्दी से हाथ आगे वो दो, वरना कहीं मैं सच में तुम्हारी गर्दन काट दूं। अयांश की बात सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, प्लीज़ नहीं। अयांश ने गुस्से से उसके हाथ को खींचा और उसकी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, उंगली कितनी सुंदर है न स्वीटहार्ट, डोंट वरी, मैं उंगली नहीं काटूंगा, बस छोटा सा कट लगाऊंगा। कहते हुए अयांश ने पंछी की उंगली पर हल्का सा कट लगा दिया। पंछी के मुंह से चीख निकल गई। उसके उंगली से निकलते हुए खून को देखकर अयांश ने हंसते हुए कहा, कितना खूबसूरत खून है तुम्हारा स्वीटहार्ट, चलो अब अपने खून से मेरा नाम लिखो। कहते हुए अयांश ने पेपर पर पंछी की उंगली रखी और उसकी उंगली से अपना नाम लिखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे खून से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है न स्वीटहार्ट, देखो अयांश कितना प्यारा लग रहा है। इसे ना मैं फ्रेम करवा के रखूँगा। मेरी जान ने अपना खून बहाया है सिर्फ मेरे लिए, तो इसे याद के तौर पर संभाल के रखना तो बनता ही है। अयांश की बात सुनकर पंछी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी उंगली से निकलते हुए खून को देखकर सिसक कर रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर अयांश ने कहा, स्वीटहार्ट डोंट क्राई, अब तुम मुझसे सवाल पूछो। पंछी ने अयांश की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसी तरह से रोती रही। अयांश ने चिल्लाते हुए कहा, स्वीटहार्ट गेम को कंटिन्यू करो। अयांश की डरावनी आवाज़ सुनकर पंछी ने रोते हुए कहा, आप ये सब क्यों करते हैं? क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या मिलता है आपको ये सब करने से? पंछी की बात सुनकर अयांश ने हंसते हुए कहा, सुकून, मुझे सुकून मिलता है। स्वीटहार्ट तुम ही बताओ, सारी की सारी डर्टी लड़कियां मेरे पास आती हैं तो उन्हें क्लीन करना मेरी जिम्मेदारी है ना? मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो अच्छे इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, इसलिए मैं अभी अच्छे काम करता हूँ, पर वो सारी की सारी कमज़ोर होती हैं स्वीटहार्ट, क्लीन करते हुए ही मर जाती हैं। अब उसमें मेरी क्या गलती है?
सब लोगों को लगता है कि मैं उन्हें मारता हूँ, पर मैं तो बस उन्हें क्लीन करना चाहता हूँ। बताओ क्या इसमें मेरी गलती है स्वीटहार्ट? कहते हुए अयांश क्यूट सा फेस बनाकर पंछी की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी बातें सुनकर पंछी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और रोने की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसे इस तरह से डरते हुए देखकर अयांश ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों के बेहद करीब अपने होठ लाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो स्वीटहार्ट? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ फिर भी तुम रो रही हो। मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? बोलो स्वीटहार्ट, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? पंछी ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया। यह कहकर अयांश ने पंछी के गालों को मजबूती से दबाते हुए कहा, अच्छा बच्चा नहीं हूँ स्वीटहार्ट, झूठ क्यों बोला? तुमने फिर से पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए अयांश ने पंछी के लंबे बालों की तरफ देखते हुए कहा, बाल बहुत सुंदर है तुम्हारा स्वीटहार्ट। पंछी ने रोते हुए कहा, नहीं। उसने इतना कहा ही था कि अयांश ने उसके बालों को हल्के से काटते हुए कहा, ज़्यादा नहीं काटे, देखो इतने से काट दिए। पंछी ने रोते हुए देखा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अयांश ने सीलिंग को देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो? ये उससे क्या मतलब है? हम गेम खेल रहे हैं और गेम के रूल होते हैं, तुम रूल ब्रेक नहीं कर सकती। अच्छा मुझसे सवाल पूछो। पंछी ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, प्लीज़ मुझे जाने दो। अयांश ने पंछी की गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा, लगता है जुबान की ही काटनी होगी। पंछी ने डरते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? कहते हुए पंछी गहरी गहरी सांस ले रही थी। अयांश की उंगली अभी भी उसकी गर्दन पर चल रही थी। पंछी का सवाल सुनते ही अयांश की उंगलियां पंछी की गर्दन पर ही रुक गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोला। उसकी हरी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। पंछी उसकी आंखों को देखकर थर-थर काँप रही थी। अयांश ने चाकू उठाकर एक बड़ा सा कट अपनी उंगली पर लगाते हुए कहा, मुझे नहीं देना जवाब। कहते हुए उसने पेपर पर लिखा, आई हेट माई लाइफ। पंछी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अयांश बेदर्दी से अपनी उंगलियों को काटकर खून निकलते हुए पेपर पर यह सब कुछ लिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद से के डर से कोई मतलब ही ना हो। अयांश ने अच्छे से खून से हेट माई लाइफ लिखते हुए कहा, देखा स्वीटहार्ट, मैंने कितनी अच्छे से लिखा है। तुम्हें भी अपनी लाइफ में से नफरत है क्या? अयांश की बात सुनकर पंछी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। पंछी को चुप देखकर अयांश ने पाउंड बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते तुम भी अपनी लाइफ से नफरत हो ही जाएगी। कहते हुए वो हंसने लगा। एक आलीशान से मेंशन में एक 50 साल की औरत अपने सर को पकड़कर लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, बड़ी मॉम, आप ठीक तो है ना? इस साल का हैंडसम लड़का खड़ा था। उस लड़के ने जैसे ही उस औरत को इस तरह से आंसू भरी आंखों से रोते हुए देखा, वो दौड़ते हुए उनके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उनसे डरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड बड़ी मॉम, आप ठीक हैं ना? उस औरत ने धीरे से कहा, अयांश हमारा बच्चा कब वापस आएगा? हमारा अयांश क्यों ऐसा हो गया है? उस औरत के मुंह से अयांश का नाम सुनते ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे लड़के के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, बड़ी मॉम, आप जानती हैं ना, भाई का यहाँ आना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। फिर आप क्यों उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहती हैं? उस औरत ने रोते हुए कहा, हमसे दूर रहकर उसकी मेंटल कंडीशन और ख़राब हो चुके हैं। वो सुनने के तैयार ही नहीं है। एक जख्म इतने सालों में नासूर बन चुका है। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। हम इस तरह से उन्हें लोगों की जान नहीं लेने देंगे। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उस औरत ने इतना कहा ही था कि उस एक आदमी की रौबदार आवाज़ सुनाई दी, बचपन में ही कहा था उसको पागल खाने छोड़ दो, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस आवाज़ को सुनते ही उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, औकात में रहकर बात कीजिए बेटा, है वो हमारा। अगली बार से उसके बारे में कुछ गलत कहा तो हम क्या करेंगे हमें भी कुछ नहीं जानते। कहते हुए वो औरत सीढ़ियों पर खड़े आदमी को सुनी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी उम्र 70-75 साल के आसपास लग रही थी। उसने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा,
तमीज़ से बात कीजिए, ससुर हैं हम आपके। कहते हुए वो आदमी नीचे आ गया। ये थे इस घर के मुखिया जगदीश सिंघानिया और सामने खड़ी वो औरत थी प्रेरणा सिंघानिया, उनके बड़े बेटे अभिमन्यु सिंघानिया की बीवी। प्रेरणा जी ने गुस्से से कहा, ससुर हैं इसलिए आज तक तमीज़ से बात कर रहे हैं, वरना कुछ भी आपने किया है उसके बाद आपके साथ तमीज़ से बात करना हम ज़रूरी नहीं समझते। कहते हुए प्रेरणा जी अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहा, आक्रोश हम अपने रूम में जा रहे हैं। यहाँ तक रहेंगे तो फालतू लोगों के साथ रहते रहते हमारा दिमाग भी फालतू हो जाएगा। कहते हुए प्रेरणा जी वहाँ से चली गई। वहीं उनके जाते ही आक्रोश ने अपने दादाजी की तरफ देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल था। आक्रोश ने उनके पास जाते हुए कहा, दादाजी शांत हो जाइए। आक्रोश की बात सुनकर जगदीश जी ने गुस्से से कहा, काश बचपन में ही वो मर गया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। पूरा खानदान बर्बाद कर दिया उसने। जगदीश जी की बात सुनकर आक्रोश ने थोड़े गुस्से से कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप भैया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। आक्रोश की बात सुनकर जगदीश जी ने गुस्से से कहा, कितनी बार बताया है कि नहीं है वो तुम्हारा भाई, वो एक गंदा खून है और एक गंदा खून कभी इस घर का नहीं हो सकता। कहते हुए जगदीश जी वहाँ से गुस्से से चले गए। वहीं आक्रोश ने उन्हें जाते हुए देखकर खुद से कहा, आप लोगों की वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है, इस सबके जिम्मेदार आप लोग हैं। कहते हुए आक्रोश भी वहाँ से चला गया। वहीं प्रेरणा जी अपने रूम में आकर पेट के बल बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो अभी रो ही रही थी कि तभी किसी की धीमी आवाज़ में कहा, प्रेरणा। इस आवाज़ को सुनते ही प्रेरणा जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनके सामने उनके पति अभिमन्यु सिंघानिया खड़े थे। अभिमन्यु सिंघानिया, उनकी उम्र 50 साल की थी। ये आज भी दिखने में उतने ही हैंडसम लगते थे जितने जवानी के दिनों में। उनका चेहरा काफ़ी हद तक अयांश से मिलता था, बस उनकी आंखें काली थी और अयांश की आंखें गहरी थी। रहोगी कुछ तो बोलिए, प्रेरणा जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, जो कुछ भी आपने किया है उसके बाद आपको लगता है कि हम आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं मिस्टर अभिमन्यु सिंघानिया। अगर चाहते हैं कि हम खुश रहें, सुकून से 2 पल के लिए रह सकें तो बस यहाँ से चले जाइए। प्रेरणा जी की बात सुनकर अभिमन्यु जी ने अपनी आंखों में आया आंसू को साफ करते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए प्रेरणा। हम जानते हैं कि हम मरते दम तक भी अगर हम आपसे माफ़ी मांगे तो भी हमारे गुनाह कम नहीं होंगे। कहते हुए अभिमन्यु जी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही प्रेरणा जी उठकर बैठ गई। उन्होंने आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आपकी एक गलती ने हमारी ही नहीं हमारे अयांश की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम कभी भी माफ़ नहीं कर सकते आपको, कभी भी नहीं। कहते हुए प्रेरणा जी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उनका ध्यान साइड टेबल पर रखी हुई एक बच्चे की तस्वीर पर गया, जिसमें वो बच्चा 7 से 8 साल का लग रहा था। वो बच्चा एक औरत के सीने से लगा हुआ था। यह अयांश की और प्रेरणा जी की एक तस्वीर थी। प्रेरणा जी ने तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अयांश हमारा बच्चा। कहते हुए उन्होंने तस्वीर को चूम लिया। डार्क मेंशन में अयांश की बात सुनकर पंछी घबराई और नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा स्वीटहार्ट, बहुत बातें हो गई, अब सो जाते हैं। कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं तुम्हें क्लीन करना चाहता था पर लगता है कि तुम्हारा हाथ जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हें क्लीन नहीं कर पाऊँगा। चलो जल्दी से अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। अयांश की बात सुनकर पंछी डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वो कैसे सोच सकती थी, वो भी इस साइको इंसान के साथ। क्या पता उसके नींद में होने का ये साइको इंसान फ़ायदा उठा ले। पंछी के चेहरे पर डर देख अयांश ने अजीब सी मुस्कुराहट सी कहा, डोंट यू थिंक स्वीटहार्ट कि मैं तुम्हारी नींद में होने का फ़ायदा उठाऊंगा। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना है तो मैं अभी भी उठा सकता हूँ। तुम चाह कर भी मुझे नहीं रोक पाओगी। तो सोने से क्यों डर रही हो? मैं तो खुलेआम सब कुछ कर सकता हूँ।
बट मैं करूँगा नहीं। तुम अभी क्लीन नहीं हो और मैं गंदी चीज़ों को टच नहीं करता। कहते हुए अयांश पाउडर बनाकर बेड पर एक तरफ लेट गया। पंछी डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। पंछी को इस तरह से अभी भी बैठे हुए देखकर अयांश ने उसे घूरते हुए कहा, स्वीटहार्ट, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? लौट कर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बेड नाइट स्वीटहार्ट। कहते हुए अयांश ने पंछी के टूटे हाथ को जोर से दबा दिया। इसी के साथ पंछी के मुंह से चीख निकल गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। अयांश ने उसके मुंह को मजबूती से दबाते हुए कहा, मुझे सोना है स्वीटहार्ट। अगर तुम्हारी आवाज़ वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई तो रात भर तुम्हें इसी तरह से टॉर्चर करता रहूँगा। इसलिए अब रोना बंद करो और हाँ, बेड से उठकर कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझ गई ना मैंने क्या कहा? अयांश की बात सुनकर पंछी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। दर्द की वजह से उसकी जान निकलती जा रही थी। अयांश ने पंछी के मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं सो रहा हूँ। मेरी नींद तुम्हारे रोने की वजह से नहीं खुलना चाहिए। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पंछी ने अपने मुंह को अपने दूसरे हाथ से मजबूती से दबाया हुआ था। अपना रोना कंट्रोल करने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। मुंह से आवाज़ न निकलने की इस वजह से पंछी अपनी उंगलियों को चबा रही थी। उसने अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देखा, फिर उसने दूसरे हाथ की तरफ जिसे वो चबा रही थी, ताकि उसके मुंह से आवाज़ न निकले। उसे डर था कि अगर ये शैतान दोबारा उठ गया तो उसे इस बार उसे नहीं छोड़ेगा। पंछी ने अपनी किस्मत पर रोते हुए कहा, आखिर सिर्फ एक गलती ने हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। हमने क्यों सर की बात नहीं मानी? आज तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। काश हमने उनकी बात मान ली होती तो आज इतने सारे लोगों की जान हमारी वजह से नहीं जाती। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। कहते हुए पंछी धीरे धीरे सिसकने लगी। उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे, पर उसे मुंह से अयांश के डर की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वही अयांश उसी के बगल में सुकून से सो रहा था। उसने पंछी और खुद के बीच में अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था। कुछ ही देर में रोते रोते पंछी की भी आँख लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की खिड़की से आई रोशनी से पंछी की आँख खुली। उसने हल्के से अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसे ठीक से साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे सिर्फ सूरज की रोशनी अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। पंछी ने मुंह बनाते हुए कहा, जागृति, पर्दे लगाओ, मुझे सोना है। कहते हुए पंछी ने पलटने की कोशिश की तो टूटे हुए हाथ पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। इसी के साथ पंछी अपने जैसे सपने से बाहर आई। उसे याद आया कि इस वक्त वो अपने फ्लैट पर नहीं बल्कि अयांश की कैद में है। ये याद आते ही पंछी झटके से उठकर बैठ गई। दोबारा इस तरह से बैठने की वजह से उसके हाथ पर उसे दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसे याद आया कि कल रात को कैसे सोने से पहले अयांश ने ज़ोर से उसके हाथ को दबाया था। पंछी ने अपने हाथ की तरफ देखा। वो अभी भी अपने हाथ को हिला नहीं पा रही थी। उसने डरते हुए पूरे रूम में नज़रें घुमाकर देखा। बेड पर अयांश नहीं था। उसने हल्के हाथ से दूसरे तरफ की जगह को छू कर देखा तो दूसरी तरफ की जगह ठंडी थी, जिसका मतलब था कि अयांश काफ़ी देर पहले ही उठ चुका है। पंछी ने डरते हुए कहा, यह शैतान कहाँ चला गया? कहते हुए पंछी बाथरूम की तरफ देखने लगी। काफ़ी देर तक बैठने के रहने के बाद भी न बाथरूम से कोई अंदर आया, न रूम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। आखिर में पंछी हिम्मत करके बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जैसे तैसे बाथरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो एक हाथ से जैसे तैसे खुद को क्लीन करके बाहर आ गई। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी और सर दर्द भी हो रहा था, पर वो इस बात से खुश थी कि उसका सामना शैतान से नहीं हुआ है। पंछी अभी रूम में आई ही थी कि तभी उसके कान में दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर पंछी ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ज़रूर अयांश रूम में अंदर आया होगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस अयांश न आया हो। पंछी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, मैडम दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। इस आवाज़ को सुनते ही पंछी ने खुद से कहा, औरत,
कुछ कहते हुए पंछी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने 55 साल की औरत अपना सर झुकाकर खड़ी थी। पंछी ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? पंछी के सवाल पर उस औरत ने बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए कहा, मेरा नाम सालू है, मैं इस घर में आज ही आई हूँ। सर ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। ये रहे कपड़े आपके। कहते हुए सालू बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए अंदर आ गई। उसे इस तरह से अपना चेहरा झुकाकर बात करते हुए देखकर पंछी को अजीब लग रहा था। उसने धीरे से कहा, आप अपना चेहरा ऊपर क्यों नहीं उठा रही हैं? सालू ने बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए कहा, अगर हमने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया तो शायद हमारी गर्दन नहीं बचेगी। पंछी ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसके चेहरे पर डर नज़र आने लगी। उसने धीरे से कहा, आखिर ये इंसान है क्या चीज़? कहते हुए पंछी अपनी आंखों को बंद करके बेड पर बैठ गई। सालू उसके कपड़े रखकर वहाँ से जा चुकी थी, पर पंछी ने अभी तक ना कपड़े चेंज किए थे ना कुछ और किया था। वो एक हाथ से अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकती थी? वो अपनी किस्मत पर रोते हुए वहीं बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ 30 मंजिल की ऊंचाई इमारत में अयांश अपने आलीशान ऑफिस में के 13 फ्लोर पर अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में पेपर बैठा था और वो पेपर वेट का टेबल पर घुमा रहा था। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ अयांश के कानों में पड़ी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अयांश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी और अयांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कौन हो? अयांश के सवाल पर उस लड़की ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर मैं आपकी नई सेक्रेटरी जिज्ञासी बसु। कहते हुए उस लड़की ने फाइल को टेबल पर रख दिया। अयांश उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। लड़की ने एक वाइट शर्ट और नीचे पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। शर्ट काफ़ी ज़्यादा डीप नेक की थी, जिस वजह से उसके क्लीवेज काफ़ी हद तक नज़र आ रहे थे। अयांश ने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, जिज्ञासा मेरे पास आओ। अयांश की बात सुनकर उस लड़की ने अयांश की तरफ देखा। अयांश प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर जिज्ञासा ने खुद से कहा, शायद इस पहले ही दिन सीईओ मुझ पर फ्लैट हो गए। ओह गॉड, अब तो मुझे इस कंपनी की मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोचते हुए वो लड़की तेज कदमों से चलती हुई अयांश की कुर्सी के सामने आकर खड़ी हो गई। अयांश ने उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो जिज्ञासा? उस लड़की ने अयांश की तरफ देखा और अगले ही पल उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। आई स्वेयर, मुझे ऑफिस में काम करने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से मैंने मैगजीन में आपकी फ़ोटो देखी थी उसी वक्त से आपकी दीवानी हो गई थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। आई एम सॉरी सर, शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब कुछ जल्दबाजी में कह दिया, पर मैं आपको बहुत टाइम से लाइक करती हूँ। आई रियली लाइक यू सर। अयांश का ध्यान तो जैसे उसकी बातों पर था ही नहीं। वो अजीब तरह से अपनी गर्दन पर उंगलियां चलाते हुए अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जिस पर उस लड़की यानी कि जिज्ञासा का हाथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।